नमस्कार दोस्तों, एमएस सेट की कंप्लीट प्रिपरेशन की सीरीज में आज हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटी का आ रहा है वो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जितनी भी चीज़ें चल रही है, मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म पे कि यूनियन लेजिस्लेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया था और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर करूंगा। तो अब आज हम लोग प्रेसिडेंट कवर करेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे फिर वाइस प्रेसिडेंट होगा, फिर जो है स्पीकर होंगे, लोकसभा राज्यसभा होगा, इस तरह से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका यूनियन लेजिस्लेचर। अगर आपने पढ़ लिया तो आप इतना मान के चलिए कि 1/3 इंडियन पॉलिटी आपने कवर कर ली है। तो बिना समय गवाए हुए सारे दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें। ये एमएस सेट की जो सीरीज है ये क्रॉस एंड क्लाइम हिसार के द्वारा फ्री में ऑन यूट्यूब पर जो है चलाई जा रही है, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लैट में अच्छा रैंक किया लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये लगता है कि और कुछ बेटर हो सकता है और वो एमएस सेट की तरफ अगर जा रहे हैं तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही सहयोगी होने वाली है। ना सिर्फ जीके के लिए, ये आपकी इंग्लिश के लिए भी है, ये आपकी जो है मैथ्स के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी, मतलब हर चीज़ें यहाँ पर कवर की जाएंगी मेरी तरीके से। और भी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो इस तरह से आपको पूरा सेगमेंट अपना अपना कवर करके देंगी और ये पूरी तरीके से यूट्यूब पर फ्री है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही जो है ध्यान से इसको देखिए। मुझे लगता है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट की सीरीज इसी तरह से देखेंगे तो आपको सफलता जो है जरूर प्राप्त होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग जो है अपना प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है उसको। तो सबसे बड़ी बात, जो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो सारे लोग जानते हैं कि फर्स्ट जो है पर्सन होता है, किसी फर्स्ट रीजन होता है कंट्री का, ठीक है। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ सबसे बड़ी पोस्ट है, हेड ऑफ द कंट्री है, हेड ऑफ द नेशन है, ओके। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सारे लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ एज आपको चाहिए 35 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। एंड क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये चीज आपकी मतलब क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा अगर आप है तो जो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए पूरी तरह से काबिल है आप। उसके बाद नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आया कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपको बता दूं कि एक ही व्यक्ति अगर सिंगल पर्सन है, ठीक है, तो सिंगल पर्सन एक ही साथ दो जगह से सैलरीज नहीं ले सकता है, समझ रहे हैं आप। तो ये इसमें है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, यानी अगर आप प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेशन करते हैं तो कहीं भी आप पहले जो है मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा में चाहे लोकसभा में हो, आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर दी गई है, ठीक है। दूसरी जो चीज है कि ऑफिस की कंडीशन क्या है, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो नॉट टू बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर, इफ such member is elected he shall be deemed to have vacated his seat in that house on entering upon office of president। वही जो मैंने आपको बताया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये चीज है। अगर कहीं भी जो है वर्तमान समय में वो कार्य कर रहा है, किसी चीज का भी पार्ट है, तो वहां से उसको अपनी सीट वैकेंट कर देनी चाहिए। देखिए साफ साफ यहां पे लिखा गया है ना, एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिस ऑफिशियल रेसिडेंस, ठीक है। जो राष्ट्रपति भवन है, भाई राष्ट्रपति तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति भवन जो है वो जो भी करंट राष्ट्रपति होगा उसके लिए होगा और उसके लिए उसे कोई भी किराया नहीं देना पड़ेगा। एमोल्यूमेंट्स अलाउंस डिटरमाइन द पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख ले, ठीक है। कि जितने भी एमोल्यूमेंट्स और जो है अलाउंसेस हैं वो कहां कौन तय करेगा, पार्लियामेंट तय करेगी। कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म, ठीक है, ये खत्म नहीं हो सकता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछ लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऑफिस का कितना टाइम होता है, यानी कितने समय के लिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है, तो 5 साल। एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, ये नहीं है कि कोई भी प्रेसिडेंट, अगर जो करंट प्रेसिडेंट है उसने सीट खाली कर दी है मान लीजिए 3 साल के बाद, ठीक है,
तो जो दूसरा राष्ट्रपति चुना जाएगा वो 2 साल के लिए होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो राष्ट्रपति होगा वो भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा, ये है, ठीक है। 5 ईयर का जो टर्म है वो पूरा करेगा। टर्मिनेशन बिफोर 5 ईयर इन 2 वेज। अच्छा, कैसे हटाया जा सकता है, कैसे प्रेसिडेंट का पद जो है वो खत्म हो सकता है? तो इसके लिए 2 कंडीशन दी गई है, और पहली कंडीशन जो दी गई है वो क्या है? बाय रिजाइनिंग इन राइटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रेसिडेंट अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा? भाई प्रेसिडेंट सबसे ऊंची पोस्ट है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना वो किसी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर को देगा, ठीक है, वो अपने ही जैसे जो है पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, उसको इस्तीफा देगा, अथवा बाय रिमूवल ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। आर्टिकल 56 अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कि इंपीचमेंट का क्या जो है प्रोसीजर होता है। तो पहला, वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। दूसरा क्या है? उसको इंपीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56, ठीक है। उसके बाद अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो इंपीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस सदन से, किस हाउस से जो है इंपीचमेंट इनिशिएट किया जाएगा। तो इसका आंसर है आइदर ऑफ द हाउस, यानी चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, कहीं से भी जो है क्या हो सकता है, उसका इंपीचमेंट शुरू हो सकता है। और इन इंपीचमेंट के लिए जो है जो चार्ज लगाए गए हैं, कम से कम उस हाउस के 1/4 मेंबर्स के द्वारा वो साइन होना चाहिए। और अगर इंपीचमेंट लाया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे 14 दिन पहले उसको नोटिस पहुंच जाना चाहिए कि भैया आपके खिलाफ इंपीचमेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आपने वायलेशन किया है। आप देख सकते हैं कि आफ्टर द इंपीचमेंट रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस, यानी अपने अपने सदन में 2/3 मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है, उनके द्वारा पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी इसको जो है क्या किया जाएगा, माना जाएगा। और एक सदन से 2/3 मेंबर यानी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा अगर पास हो गया, तब वो दूसरे हाउस में जो है भेजा जाएगा, और यहां पर फिर वो क्या करेगा, इस पर जो लगाए गए चार्ज हैं उसको देखेगा, और फिर वहां से आपकी क्या होगी, जो है उसको ओके किया जाएगा। द प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर एंड टू बी प्रेजेंटेड इन सच इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसको जानने का पूरा अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, कोई साधारण आदमी नहीं है वो, ठीक है, ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। इफ अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन द चार्जेस एंड passes the impeachment resolution by a majority of 2/3 of the total membership, then the president stand removed from his office from the date on which the resolution is so passed। यदि दोनों सदनों से इस तरह से जो है वोटिंग हो गई, तो वोटिंग होने के बाद जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो उसी दिन उसको जो है क्या कहते हैं, इम्पीच कर दिया जाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रहा है कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी डायरेक्ट इसमें जनता इन्वॉल्व नहीं रहती, लेकिन जनता इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि जनता के द्वारा एमपी चुने जाते हैं और जनता के द्वारा एमएलए चुने जाते हैं। तो ये जो चुने हुए मेंबर होते हैं, इनके द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, यानी इनके द्वारा प्रेसिडेंट पद के लिए जो भी उम्मीदवार खड़ा है उसकी वोटिंग की जाती है, ठीक है। तो भाई चुनेगी तो जनता ही ना, तो जनता के प्रतिनिधि चुन रहे हैं प्रेसिडेंट को, इस वजह से क्या हो गया, ये हो गया आपका चुनाव। तो चुनाव जो है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा, जिसमें ठीक है कौन से होंगे, इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इलेक्टेड होगा, नॉमिनेटेड नहीं होगा, समझ रहे हैं, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, चाहे एमएलए हो चाहे वो एमपी हो। एमपी आप जानते हैं 12 लोग जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, और जहां जहां जो है क्या कहते हैं इस तरह से प्रोसीजर है, तो जो भी इलेक्टेड है वही चुनेंगे। और कैसे होगा, इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। ये नहीं है कि उसमें ईवीएम होगा, ईवीएम का बटन दबाया जाए, नहीं, सीक्रेट बैलेट होगा, एक जो है बैलेट पेपर होगा जिसमें उम्मीदवारों के नाम रहेंगे, आपको 1 2 3 4 करके जितने भी कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। इन केस जिसको लीस्ट प्रेफरेंस मिलती है वो उसके वोटों को प्रोपोर्शनली अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है।
इलेक्टोरल कॉलेज जैसा मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। सपोज करो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ठीक है। अब आपका जो है क्या कहते हैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिया गया, पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया ओनली ए एंड बी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया ओनली बी, तीसरा ओनली सी, चौथा दे दिया गया है ए बी सी ऑल, ठीक है। तो ये बन सकता है। तो पहला क्या दिया गया इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों जो है जगह के जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनाया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन कॉलेज, कॉलेज में कौन इंक्लूडेड नहीं होते तो ये भी देख लीजिए एक बार। तो कौन होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली एंड पौंडीचेरी, यहां भी है। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये याद रखिएगा, ठीक है। एमएलसीज जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ओके। अब हम देखते हैं कि मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है, ठीक है। एक बैलेट पेपर दिया जाता है। अब मान लीजिए ये बैलेट पेपर है और इसमें 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब किसी की पसंद, पहला प्रेफरेंस ए को कह रहा है कि ये प्रेसिडेंट बनेगा, तो वो कह रहा है कि भाई डी हमारी दूसरी चॉइस है जो प्रेसिडेंट बनेगा, बी हमारी तीसरी चॉइस है और सी हमारी चौथी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से सारे लोगों के वो वोट्स को क्या कर लिया जाता है, गिन लिया जाता है, ठीक है। और जो है यहां पर पहला जब सारी काउंटिंग हो जाती है तो काउंटिंग के बाद देखा जाता है कि क्या वास्तव में एक प्रेसिडेंट को बनाने के लिए जितना भी जो है क्या कहते हैं आपका मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया, ये होने के बाद वोट गिने जाएंगे। अच्छा, लोग तो 4 है ना, लेकिन सीट कितनी है, एक ही सीट है, तो इसलिए बाकी 3 कैंडिडेट्स को हटाया जाएगा। तो कैसे हटाया जाएगा, जिसका लीस्ट प्रेफरेंस होगा, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसके कैंडिडेचर को खत्म कर दिया जाएगा। मान लीजिए उसको 50 वोट मिले, ठीक है, तो इसका कैंडिडेचर खत्म कर दिया जाएगा। इस 50 वोटों को समानुपात में बाकी 3 कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। कैसे कि मान लीजिए ये जो डी नाम का कैंडिडेट है उसको 50 वोट मिले हैं, जो सबसे कम जिसको जो है प्रेफरेंस दी गई है। अब हो सकता है कि इनमें से 5 लोगों ने डी को पहली प्रेफरेंस दी हो, तो 5 वोट किसको दे दिए जाएंगे, जिन्होंने दूसरी प्रेफरेंस दी हो वो जो है डी को उसको मिल जाएंगे, दे दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करके हम क्या कर देंगे कि लगातार क्या करेंगे कि बराबर रूप में इन तीनों को वोट बांट देंगे। अब बचे 3 कैंडिडेट, फिर यही चीज दोहराई जाएगी, है ना। लेकिन अगर 2 कैंडिडेट होते तो उसमें साफ साफ आ जाता है कि भाई ये भी, इसको इतने प्रेफरेंस मिले, इसको इतने प्रेफरेंस मिले, जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिले वो जो है क्या कहते हैं फिक्स्ड कोटा से अपने वोट को देखेगा। अगर वो उसको पार कर जाता है तो प्रेसिडेंट बन जाएगा। नहीं तो ये कार्यक्रम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि लास्ट में 2 कैंडिडेट नहीं बचते हैं, ठीक है। देखो यहां पर ये कैसे लिखा गया है, द बैलेट ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसिल्ड एंड हिज सेकंड प्रेफरेंस वोट्स आर ट्रांसफर टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट टू द अदर कैंडिडेट। हो सकता है जिसने, मान लो जैसे यहां पे मैंने जो प्रोसीजर बताया था उसमें उसके अनुसार ही होगा। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है कि मान लो मुझे 50 वोट मिले और बहुत कम वोट हैं वो, तो जो है एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे अलावा सी को दूसरा प्रेफरेंस दिया है, मतलब सी डी के अलावा दूसरा प्रेफरेंस था, तो ऐसे देखा जाएगा कि कितने लोगों को डी वालों ने दूसरा प्रेफरेंस दिया। तो मान लीजिए 2 जो है या 4 वोट आए, तो वो 4 वोट किसको मिल जाएंगे, सी को मिल जाएगा। इसी तरह से फिर बी को मिल जाएंगे, फिर ए को मिल जाएंगे, इस तरह से। तो ये चीज हो गई। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा। पार्लियामेंट रेगुलेट्स मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट,
ठीक है। तो पार्लियामेंट को पूरा अधिकार होता है कि किस तरह से जो है आपका इलेक्शन होता है, उससे रिलेटेड जो मैटर होता है उसको कंडक्ट कर सके, ठीक है। अब आप देखते हैं कि रिक्वायरमेंट फॉर द नॉमिनेशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो हमने देख लिया था कि इलेक्शन कैसे होगा, लेकिन अगर कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो कम से कम 50 इलेक्टर्स होने चाहिए और 50 जो है सेकेंडर्स होने चाहिए। तो इलेक्टर क्या होता है, इलेक्टर इज इक्वल टू मेंबर ऑफ इलेक्टरेट कॉलेज, यानी लोकसभा या राज्यसभा के जितने चुने हुए एमपीज हैं उनमें 50 लोग उसको उनका नामांकन करें कि हाँ हम इस व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं, और उनके पीछे उनको रिकमेंड करने वाले 50 लोग हो, यानी कम से कम 100 लोग होने चाहिए जो रिकमेंड कर सके। और इसके लिए क्या होता है कि आरबीआई में उस व्यक्ति के द्वारा 15,000 रुपए, ठीक है, 15,000 रुपए जो है ये आपको जमा करनी पड़ती है। ये सिक्योरिटी मनी होती है जिसको जमानत कहा जाता है, सिक्योरिटी मनी, ओके। तो ये भी आप याद रखिएगा कि आरबीआई में 15,000 रुपए उसको जमा करने पड़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन फुलफिल अगर व्यक्ति करता है तो वो प्रेसिडेंट पद के लिए अपनी जो है अपनी नामांकन कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन एज वेल पीपल इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एमपी और एमएलए इसके लिए वोट करते हैं, तो कैसे इनके वोटों की गिनती हम करते हैं, तो उसके लिए ये दो फॉर्मूले हैं, एमपी का वोट कैसे निकाला जाता है और एमएलए का वोट कैसे निकाला जाता है। ये कभी कभी फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। तो एमएलए का वोट कैसे निकाला जाता है, टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1000। इससे जो है क्या होगा, आपका एक एमएलए का वोट मिलेगा। एक एमएलए का वोट अगर 100 के बराबर आया तो 500 एमएलए का वोट कितने के बराबर जाएगी, यानी जनता टोटल हो गई। इसी तरह से एमपी के वोट की गणना की जाती है, कैसे की जाती है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट असेंबली, यानी जितने भी एमएलए हैं उनका वोट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यहां हमारा क्या निकल जाएगा, एक एमपी का वोट। और फाइनली कौन जो है, यानी एक एमपी इज इक्वल टू हाउ मेनी एमएलएस एंड हाउ मेनी एमएलएस इज इक्वल टू हाउ मेनी पॉपुलेशन। ये ठीक है, ये चीज समझिए। तो एमपी फिर क्या करेंगे कि सक्सेसफुल कैंडिडेट मींस बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ही मस्ट सिक्योर ए फिक्स्ड कोटा। अब फिक्स्ड कोटा क्या है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ वोट टू बी अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 1 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1, ठीक है। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हो टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये चीज, यानी मोर देन 50% आ गया। तो फिक्स्ड कोटा जो है अगर उसके बराबर वोट किसी ने पा लिए तो वो प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वैकेंसी कैसे होती है, ठीक है। पहली बात तो कंडीशन ऑफ वैकेंसी, 5 साल का टर्म होता है, वो खत्म हो गया, वैकेंसी आपकी आ गई। डेथ हो जाता है, रेजिग्नेशन देते हैं, रिमूव बाय इंपीचमेंट या अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड है होल्ड ऑफिस को होल्ड करने के लिए, तो वैकेंसी हो जाएगी। इलनेस एंड अब्सेंस फ्रॉम इंडिया तो वैकेंट होती है। तो उस समय में कौन आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, एक्टिंग, ठीक है, वो प्रेसिडेंट का सारा कार्यभार देखता है। उसके बाद हु शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी जब भी वैकेंसी होगी तो 6 महीने के भीतर क्या हो जाना चाहिए, प्रेसिडेंट का जो पद है वो भर जाना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम द ऑफिस अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी, ठीक है, ये चीज आप कह सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट है, उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वैकेंट हो गया, तो ऐसे केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो क्या करेगा,
पोजीशन को होल्ड करेगा, यानी दोनों पद खाली हो गए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। और ऐसा एक बार हुआ है, ठीक है, और उस समय थे जस्टिस एम हिदायत उल्ला, ठीक है, जस्टिस एम हिदायत उल्ला, ये इन्होंने जो है क्या कहते हैं ऐसा एक बार किया है। आई थिंक 1967 की बात है, वहां पर जो है प्रेसिडेंट की जो है डेथ हो गई थी, वाइस प्रेसिडेंट ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था प्रेसिडेंट के पद के लिए, तो दोनों सीट वैकेंट हो चुकी थी। तो ऐसे समय जस्टिस एम हिदायत उल्ला ने जो है 1 महीने के लिए जो है प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था, ठीक है। अब पावर एंड फंक्शंस हम देख लेते हैं एक बार। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, 53 आर्टिकल 53 प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। और क्या करता है, एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 टू हिम, ठीक है। इसमें अपॉइंटमेंट होते हैं, पीएम को अपॉइंट करना है, अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना है, कैग को अपॉइंट करना है, यानी यहां पर एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करने का जो है जिम्मा होता है, जो पावर होती है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाती है, आपकी दी जाती है, ठीक है। कैन रिक्वायर पीएम टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर, ठीक है। और जितने भी जो है आपके मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको भी कौन इलेक्ट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। क्या और क्या करता है, इंटर स्टेट काउंसिल करता है, डायरेक्टली एडमिनिस्टर ड्यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी पर जो है प्रेसिडेंट, अगर वहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो जो है क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ही वहां का सर्वे सर्वा होगा, वही उसको क्या करेगा, चलाएगा। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर में देख लीजिए, पार्लियामेंट से रिलेटेड कौन कौन सी पावर होती है, तो कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट को बुला भी सकता है और उसको रोक भी सकता है, ठीक है, ये चीज है। समन ज्वाइंट सिटिंग को जो है बुलाता है, लेकिन चेयर कौन करेगा, स्पीकर करेगा, ये याद रखिएगा, ओके। कैन एड्रेस पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जैसे अभी बजट सेशन हुआ था उसके पहले जो है इनका प्रेसिडेंट का जो है अभिभाषण हुआ था, और उसके बाद ठीक है जनरल इलेक्शन के पहले होगा, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर ये होगा, ठीक है। उसके बाद कैन सेंड मैसेज हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग पेंडिंग ऑफ बिल अदरवाइज, यानी वो जानकारी ले सकता है कि कौन कौन से बिल पेंडिंग पड़े। कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो ऐसे समय में कोई भी मीटिंग होगी तो उसको चेयर करने के लिए कौन व्यक्ति ऑथराइज होगा, ये कौन तय करेगा, ये तय करेगा आपका प्रेसिडेंट। सिमिलरली एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉल वैकेंट, तो कौन उसको जो है करेगा, वो कोई सीनियर ही एमपी होता है तो उसको कौन नॉमिनेट करेगा कि हाँ भाई ये दोनों लोग नहीं है तो तुम कामकाज देखोगे, तो ये प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, सारे लोग जानते हैं। हिज प्रायर रिकमेंडेशन परमिशन नीड्स टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ बिल इन पार्लियामेंट, जैसे मनी बिल उसकी पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद तब जो है क्या कहते हैं मनी बिल पास होगा। इसी तरह से अगर किसी राज्य का, ठीक है, राज्य के साथ आर्टिकल 3 के अनुसार कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए प्रायर जो है परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, वो भी आपका लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। देखो यहां पर ये लिखा हुआ क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट, ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद ऑन ये देखिए बिल के रिगार्डिंग क्या है, ठीक है, बिल के रिगार्डिंग क्या है पावर कि ऑन कि क्या कर सकता है वो कि बिल को अपना असेंट दे सकता है, उसको रोक सकता है और वापस भेज सकता है, लेकिन मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता क्योंकि मनी बिल के लिए पहले ही उसकी रिकमेंडेशन ली गई, पहले उसकी परमिशन ली गई है। उसके बाद ऑन रिटर्निंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट इफ द बिल इज पास्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहां पर वीटो पावर जो उसकी है वो सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। तो कंसिडरेशन के लिए भेज दिया प्रेसिडेंट ने, लेकिन अगर अमेंड या बिना अमेंड किए हुए फिर से बिल पहुंच जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो आप जान लीजिए कि प्रेसिडेंट को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे उस पर, ओके। उसके बाद ऑन रिटर्निंग, अच्छा दूसरा देख लो, फॉर बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट सेम वही पावर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ऑन रिटर्निंग द बिल कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू द president to give his assent even the bill is again passed by the legislature and sent again to him for his consideration। ये देखिए दोनों में क्या अंतर है। पार्लियामेंट से कोई बिल जाएगा तो उस पर साइन करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद ऑर्डिनेंस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर इसके पास होती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस के साथ क्या कर सकता है, मे विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एनी टाइम, promulgation and withdrawal subject to the council of ministers approval, may retrospective effect and may modify and repeal any act of parliament or even another ordinance, ठीक है। यानी ऑर्डिनेंस, इतना डीप आप यहां नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप इतना जान लीजिए ऑर्डिनेंस को किसी भी समय वो जो है खत्म कर सकता है। इसके बाद कैग की रिपोर्ट आ गई, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन और जितनी भी जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट है, ये तीनों चीजें याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो भी रिपोर्ट है, यूपीएससी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट गई है, फाइनेंस कमीशन की कोई रिपोर्ट आई है, कोई रिकमेंडेशन आई है, तो सब पार्लियामेंट में जाने से पहले वो किसके पास जाएगी, वो जाएगी प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। उसके बाद कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस प्रोसेस एंड गुड गवर्नेंस, ये सारी चीजें आ जाती है आपकी। इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल पावर। तो मनी बिल के लिए क्या होता है कि जो है प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कॉजेज टू बी लेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट के रिगार्डिंग, और जाहिर सी बात है कि कोई भी आपका फाइनेंशियल बिल होगा तो उसको पास करने के लिए साइन किसकी जरूरत होगी, प्रेसिडेंट की जरूरत होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन का जो है निर्माण करना। और अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो अभी के बजट में पास कर दी गई, उसके रिकमेंडेशन पास कर दी गई है, ठीक है। तो ये चीज है। जुडिशियल पावर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जुडिशियल पावर में आप देखेंगे जो जुडिशियल पावर है तो चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनको अपॉइंट करना। कैन सीक एडवाइस, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट से जो है किसी भी मामले में जो है एडवाइस लेना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। पावर ऑफ पार्डनिंग यानी क्षमा करने की क्षमता, ठीक है। ये जो है ये 5 तरह के जो है पार्डनिंग पावर होती है। तो सबसे पहले पार्डन होता है रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, यानी पूरी तरीके से माफ कर देना, कोई भी उस पर यानी इवन फांसी भी दी गई है तो माफ कर देना, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया माफ कर देना, यानी कोई सजा दी गई उसको पूरी तरह से माफ कर देना। रिप्राइव का मतलब होता है स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली ऑफ डेथ फॉर टेम्परेरी पीरियड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब सेंटेंस मान लो इस महीने की आखिरी तारीख में दिया गया है लेकिन उसको डिले कर सकता है, उसको पोस्टपोन कर सकता है, ये रिप्राइव हो। रिस्पाइट का मतलब क्या है, यानी जो भी सजा दी गई है सजा का जो सजा को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। रेमिशन, रिस्पाइट का मतलब यही है कि लेसर सेंटेंस, यानी किसी को मान लीजिए रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया गया है लेकिन कोई कंडीशन अगर हो जाती है जिसकी जैसे डिसेबिलिटी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो उसमें उस रेयर जो है इंप्रिजनमेंट को खत्म किया जा सकता है। सिंपल सा कोई लेसर सजा दी जा सकती है, सिंपल वो कैदी बन के रह सकता है। रिमिशन का मतलब क्या है कि टाइम पीरियड को कम कर दिया गया, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द सेंटेंस। और कम्यूटेशन का मतलब है कि जो डेथ सेंटेंस है, ठीक है, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया गया, या कोई भी सजा है एक सजा से दूसरी सजा में बदल दिया गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। मिलिट्री पावर चीफ कमांडर होता है, ठीक है। कैन डिक्लेयर वॉर, कंक्लूड पीस, सब्जेक्ट टू ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए इसकी अप्रूवल की जरूरत पड़ती। डिप्लोमेटिक पावर, इमरजेंसी देखिए ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 332 के 352 के तहत प्रोमलगेट करता है। स्टेट इमरजेंसी 356 और 365 के तहत ये प्रेसिडेंट लगाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के तहत लगाता है। वीटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की वीटो पावर है, होती 4 तरीके की है लेकिन भारतीय प्रेसिडेंट को 3 तरह की दी गई है। क्या भाई, एब्सोल्यूट वीटो क्या है, मना कर देना, नहीं साइन करना है, ठीक है, ये चीज। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब ये है कि बिल्कुल साइन ही नहीं करना है। सस्पेंसिव वीटो ज्यादातर एक्सरसाइज यही होती है कि
रिकंसिडरेशन के लिए बिल को सदन में लौटा देना, बट वीटो इज ओवरराइडन बाय द रीपासेज ऑफ द बिल बाय द सेम ऑर्डिनरी और मेजोरिटी। ठीक है, ये चीज है, ये सस्पेंड होगी जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया था। उसके बाद नॉट पोजेसेस दिस वीटो इन केस ऑफ मनी बिल। क्यों? क्योंकि मनी बिल के लिए पहले ही परमिशन किसके लिए ली जाती है? आपके प्रेसिडेंट के लिए लीजिए। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो नाइदर रेटिफाई और नॉट रिजेक्ट, चुपचाप उसको रख लिया ड्रॉअर में, खत्म, पॉकेट में रख लिया। ठीक है, बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनिट टाइम। और ये कितना हो सकता है? जब तक कि उसका टर्म है, यानी पहले साल में अगर आ गया तो आगे 4 सालों के लिए उसको उस पर्टिकुलर बिल पर किसी भी तरीके का एक्शन लेना ही नहीं। ये होता है आपका पॉकेट वीटो। Constitution does not prescribe any time limit within which he has to take decision with respect to a bill presented to him for assent. यूएस में ज्यादा 10 दिनों के लिए डिले कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में किसी भी तरह की वीटो पावर नहीं होती है, ये याद रखिएगा। द 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वैसे भी 2/3 में लोगों के द्वारा जो है सदन से पास किया जाता है, दोनों सदनों से 2/3 जो है आपकी वोटिंग होनी चाहिए, है ना। तो इस वजह से यहां पर कोई भी वीटो नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरह से हमें देखते हैं ये वीटो पावर हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या कह रहा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट में रिटर्न अ मैटर वंस रिकंसिडरेशन ऑफ हिज मिनिस्टर्स बट द रिकंसिडर्ड एडवाइस शैल बी बाइंडिंग। ये सारे कंडीशन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिशन दैट इज विदाउट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। यानी डिस्क्रिशनरी पावर अपनी कब यूज कर सकता है? स्वेच्छा वाली जो पावर है वो कब यूज कर सकता है? तो पहली कंडीशन है प्रेसिडेंट जब अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, उसके बाद डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, यानी फ्लोर टेस्ट पर। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। ये हो गई आपकी। तो यहां तक रहा वाइस प्रेसिडेंट, हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।